नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आरडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में अपन बात कर रहे थे ए टू जेड सीरीज के अंतर्गत के अपन को जो राजस्थान का इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपन अब टॉपिक वाइज आगे पढ़ते चलेंगे। आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट आए कल की क्लास पर। आपने जो कमेंट किए उसी आधार पर बच्चों की डिमांड थी कि भाई सबसे पहले जो अपना टॉपिक शुरू करें अपन वो कौन सा करें कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और अक्टूबर में जो आपके सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम होने वाले हैं उनको लेकर अपने पास एक तो समय कम है, तो बहुत कम समय में अपन को बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। यानी कि जो ए टू जेड सीरीज के अंदर जितने टॉपिक है अपने उन सबको अपन को अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। तो इसी को लेकर अपन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजस्थान के प्राचीन इतिहास की, जिसके अंतर्गत जो अपना पहला टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ठीक है, अब राजस्थान में वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, फिर दूसरी बात करें अपन की सभ्यता क्या होती है। तो सभ्यता की जब अपन बात करें तो एक मिनट छोटी सी चीज बताता हूं मैं आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए जो अपनी सभ्यता है यही अपनी क्या होती है, यही अपनी संस्कृति होती है, जिसमें अपन सारे पक्षों को शामिल कर लेते हैं। जैसे कि उस समय के जो लोग थे उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका खान पान कैसा था, किन संसाधनों का वो लोग उपयोग किया करते थे, उनके पास वाहन थे या नहीं थे, पहिए का उपयोग करते थे या नहीं करते थे, व्यापार वहाँ अपन को देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, वहाँ के जो नगर योजना थी, नियोजन योजना थी वो किस प्रकार की थी, क्या वहाँ पर घर जो थे वो कच्चे थे या फिर वहाँ के घर पक्के ईंटों से बने हुए थे। निचला शहर ग्रामीण सभ्यताएं अपन पढ़ते हैं, शहरी सभ्यताएं अपन पढ़ते हैं, वहाँ जो है वो नालियां बनी हुई थी या नहीं हुई थी, जो घर बने हुए थे वो किस प्रकार से बने हुए थे। तो ये सारे जो चीजें हैं अपन एक संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं और हमारी जो सभ्यताएं होती है वही हमारी संस्कृति होती है। तो अब अपन करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो सबसे पहले बात करें अपन की राजस्थान में जो सभ्यताओं का मैप है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सभ्यता अपन देखते हैं। तो जैसे अपन को बता रखा है कि भाई जैसे कालीबंगा सभ्यता जो अपन सबसे मुख्य रूप से टॉप 1 पे रखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा जो सभ्यता है ये कौन से जिले में है अपने, तो इसका ध्यान रखना है आप सभी को कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अपने, तो ये पड़ती है अपने हनुमानगढ़ में। ठीक है, दूसरी है अपने पास कौन सी, बालाथल, बालाथल पड़ रही है अपने अलवर में। एक भरतपुर की बात कर लेते हैं अपन, गिलुंड होगा, बालुंदा, और ये सब पड़ती है अपने भीलवाड़ा में। गणेश्वर सभ्यता जो है वर्तमान अपने सिरोही में जा रही है, आहड़ अपने आ रही है कहां पर, उदयपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपने सभ्यताओं का जो विस्तार है वो अपने राजस्थान में है। और मुख्य सभ्यताओं की अगर अपन बात करते हैं तो जो सबसे पहली सभ्यता पढ़नी होती है अपन को वो कौन सी पढ़नी है, अपनी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन कौन सी सभ्यता पे, कालीबंगा सभ्यता। अब कुछ चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी तथ्यों पर आधारित अपने समक्ष लिखी हुई है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पास एक तो समय कम है और बहुत कम समय में अपन को बहुत बड़ा जो अपना पाठ्यक्रम है इसको अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो बात करें किसकी, कालीबंगा सभ्यता के सामान्य परिचय की। तो एक तो जो जिला अभी मैप में अपन ने देखा कि जिला कौन सा है, जिला हनुमानगढ़। ठीक है, कि हनुमानगढ़ जिले में जो सभ्यता है वो कौन सी है, तो कालीबंगा सभ्यता है। ठीक, अब दूसरी चीज के सभ्यता को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, कालीबंगा। अब कालीबंगा जो शब्द है ये कौन सी भाषा, तो सिंधी, सिंधी बोल दीजिए या फिर एक पंजाबी, पंजाबी भाषा का शब्द है कौन सा, कालीबंगा। अब कालीबंगा का जो अर्थ है वो अर्थ क्या दे रखा है अपन को, काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब इसका अर्थ स्पष्ट है कि जब इस सभ्यता की खुदाई होती है तो खुदाई के दौरान बहुत काली मिट्टी की जो बर्तन है वो देखने को मिलती है और वहां अत्यधिक मात्रा में जो है वो चूड़ियां और काले रंग के बर्तन देखने को मिले। तो इसी को लेकर जो इतिहासकार रहे हैं अपने, उन्होंने इसका नामकरण ही क्या कर दिया कि ये सभ्यता कौन सी है, तो ये कालीबंगा सभ्यता है। ठीक, फिर बात करें इसके कालक्रम की। अब कालक्रम की लगभग 6000 वर्ष प्राचीन, 6000 वर्ष प्राचीन जो अपनी हड़प्पा सभ्यताएं है उसी के जो प्राक हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा है और उत्तर हड़प्पा, यानी कि इसको कितने भागों में बांट रखा है इन्होंने, 3 भागों में। कि पहला भाग कौन सा है, प्राक हड़प्पा, दूसरा भाग कौन सा है, विकसित हड़प्पा, और जो तीसरा दे रखा है अपन को वो कौन सा है, उत्तर
हड़प्पा यानी कि जो सभ्यता का जो अंत होने वाला था उत्तर हड़प्पा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रथम जानकारी जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन को प्रदान करी थी, तो वो प्रदान करने वाले कौन थे? एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता की जो प्रथम जानकारी प्रदान करी अपन को वो किसने करी? एलपी टेसीटोरी ने। कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। तो 2 से 3 से 4 चीजें जो है वो अपने समक्ष लिखी हुई है, वो अपन को याद रखनी की। एक तो स्थान कौन सा इसका? हनुमानगढ़। दिखाया गया स्थान क्या है? जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, बात करें दूसरा कि नदी, जिसका वर्तमान नाम तो क्या है? घग्गर नदी, लेकिन उस समय जो था इसका नाम क्या था प्राचीन में? तो वो था इसका सरस्वती। ठीक है, तो दोनों आपको ये याद रखना है कि वर्तमान की बात करें तो नदी कौन सी है? घग्गर, और प्राचीन में बात करें तो उसी को क्या कहा जाता था? सरस्वती। जिसके बाएं तट पर जो सभ्यता पाई गई है वो कौन सी पाई गई है? तो वो कालीबंगा सभ्यता पाई गई है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काले रंग की चूड़ियां, और जो कालीबंगा शब्द है कौन सी भाषा के शब्दों से निकला हुआ है? तो सिंधी और पंजाबी। कालक्रम की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता के लगभग 6000 वर्ष प्राचीन, इसके अपन को साक्ष्य सबूत मिलते हैं। कौन सी पद्धति के अनुसार? सी कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार जो है इसका समय निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अपने, ये आप लोगों को याद रखने। और फिर बात करते हैं अपना अगली। ठीक है, तो अब जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, इसकी जो खोज है वो खोज किसके द्वारा की गई? यानी कि वो व्यक्ति जिसने इस स्थान पर इस बात का उल्लेख किया कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी जो दबी हुई है और उसका क्या करना चाहिए? उत्खनन करना चाहिए। तो इस सभ्यता की जो खोज करने वाले हैं वो कौन है? अमलानंद घोष। यानी कि स्वतंत्रता के बाद 1952 में अमलानंद घोष ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को खोजा था। और उसके जो उत्खनन का कार्य बाद में किया, वो उत्खनन की जो संस्था है अपनी वो कौन सी है? कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI जिसको अपन बोलते हैं, और जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो उस उत्खनन संस्था को जब इस बात की जानकारी प्रदान की जाती है किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। तो ये संस्था जो है वहां पर उत्खनन करता भेजे गए किस किस को? एक तो बीबी लाल और बीके थापर, ये दोनों इसके मुख्य व्यक्ति थे इसको उत्खननकर्ताओं में। और इन लोगों का जो सहयोग करने वाले थे, सहयोगी तो अपने पास वो कौन कौन है? एक तो है जेपी जोशी, दूसरा MD खरे, और तीसरा है CP जैन, और एक KM श्रीवास्तव। तो इन लोगों के द्वारा इनका सहयोग किया जाता है। तो मुख्य उत्खननकर्ता के रूप में अपन को किसे याद रखना है? एक तो बीबी लाल और दूसरा कौन है? बीके थापर के, जिन्होंने मुख्य रूप से कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता का जो है वो उत्खनन कार्य किया। बीबी लाल और बीके थापर। खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। तो 2 से 3 चीजें आपको सामान्य याद रखनी है कि कभी पूछा जाए आपसे कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुआ, किसके द्वारा की गई? तो अमलानंद घोष के द्वारा कब की गई? 1952 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। फिर वही पूछा जाए अपन से कि उत्खनन करने वाली जो संस्था है, तो वो संस्था कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। फिर बात करें उत्खननकर्ता की, तो 2 व्यक्तियों के नाम आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, और इनका जो सहयोग किया था वो 3 व्यक्ति अपने पास, जेपी जोशी, MD खरे, SP जैन और KM श्रीवास्तव। ठीक है, अब ऐतिहासिक नाम जो इसका दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऐतिहासिक मत के रूप में डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। कि उन्होंने इसे क्या कहा कि अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है जो अपने कौन से काल के अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो अपन को एक सभ्यता मिली थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। जहां पर जो लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी? कि वो बिल्कुल रहस्य बनी हुई थी, अर्थात उसको अपन देख पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो सभ्यता मिली थी अपन को वो कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और उसी की जो तीसरी राजधानी बताया गया है वो किसको बताया गया है? वो कालीबंगा को बताया गया है। और ये मत देने वाला कौन है? तो ये दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब इसका उत्खनन किया गया तो उसके 5 स्तर अपन को मिलते हैं। कितने स्तर मिलते हैं? 5 स्तर मिलते हैं खुदाई के दौरान। कि जैसे पहला और दूसरा जो स्तर था वो तो कौन सी हड़प्पा का? प्राक हड़प्पा का माना जाता है। और जो इसके 5 स्तर यानी कि 5 बार 3, 4 और 5 जो स्तर थे, यहाँ पर कौन सा? ये विकसित काल माना जाता है किसका? हड़प्पा
सभ्यता कहा कि हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था कि प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा के यहाँ पर कितने स्तर मिले? 2 स्तर तक। तो कौन सी काल मिल रहा है? प्राक हड़प्पा का। और स्तर जो इसका तीसरा, चौथा और पांचवा है वो विकसित हड़प्पा का माना जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ का नगर विभाजन है वो कितने भागों में हो रखा है? 2 भागों में। स्लाइड पे अपने फोटो बनाया हुआ है कि एक तो दुर्ग जो पश्चिमी टीला, जहां पर कौन से कि प्रशासनिक एवं विशिष्ट वर्ग हेतु यानी कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो कहां पर रहते थे? वो दुर्ग या पश्चिमी टीले पर। ठीक है, उसके जस्ट निचला जो शहर था वहां पर कौन निवास करते थे? जन सामान्य के निवास हेतु परकोटे से सुरक्षित इसको रखा जाता था। तो इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको ऊपर जो है वो तो क्या है? अपने दुर्ग, जहां पर कौन रह रहे हैं? प्रशासनिक व्यक्ति। और उसके नीचे जो है वहां पर सामान्य लोगों का निवास, जहां पर घर कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के मिलते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या कि दुर्ग या पश्चिमी टीला, जहां पर तो कौन है? प्रशासनिक एवं विशिष्ट वर्ग हेतु। और फिर दूसरा कौन सा है? निचला शहर या पूर्वी टीला, जहां पर किसके निवास? जन सामान्य के निवास, जो कहीं से सुरक्षित थे? परकोटे से सुरक्षित थे। तो 2 बातें इधर याद रखनी है आपको कि उत्खनन कितने स्तर में होता है? 5 स्तर में। प्राक हड़प्पा के कितने स्तर हैं? 2। और विकसित हड़प्पा के कितने हैं? 3 के 3, 4 और 5। ठीक है, हो गए 5 स्तर। फिर उसके बाद बात करिए अपन से कहीं की नगर विभाजन की, जो कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। दुर्ग या पश्चिमी टीला बोल दीजिए, निचला नगर या पूर्वी टीला बोल दीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। मुख्य तथ्य। अब मुख्य तथ्य की बात करें अपन तो जैसे कि एक तो शल्य चिकित्सा के यहाँ पर अपन को साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि एक 6 छिद्रों वाली क्या मिली? बालक की खोपड़ी। ठीक है, जो काई का मस्तिष्क शोध का इलाज है, जिसको हाइड्रोसिलिस कहा गया था। ठीक है, अब ये शल्य चिकित्सा का एक प्रमाण था कि भाई जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो चिकित्सा से परिचित थे। और उसका जो सबूत अपन को दे रहा है वो कौन दे रहा है? ये 6 छिद्र वाली जो बालक की खोपड़ी अपन को वहां से मिली है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन किसकी? भूकंप के साक्ष्य, कि दीवारों में दरारों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यानी कि भूकंप के दौरान जब वहां पर भूकंप आया होगा तो वहां की जो दीवारें हैं उनमें क्या मिली है? अपन को दरारें मिली है। तो 2 चीजें हो गई अपने की, एक तो वहां पर काय के साक्ष्य मिल रहे हैं शल्य चिकित्सा के, और दूसरे काय के मिल रहे हैं? भूकंप के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे तीसरे पॉइंट की ओर, कि जुता हुआ खेत। कि प्राक हड़प्पा स्तर से एक साथ 2 फसलें, यानी कौन कौन सी फसलें मिली? दोनों आपको याद रखनी है, एक तो चना और सरसों। इसके साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता से, कि जुते हुए खेत में 2 फसलें अपन को बताई हुई है, कौन कौन सी है? चना और सरसों। ठीक है, फिर एक मिला अपन को क्या? भवन निर्माण, कि भवन के जो निर्माण थे वो कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का। और इसीलिए इसे दीनहीन की बस्ती कहा जाता है, कि इसी कारण इसे दीनहीन की या गरीब की बस्ती कहा गया है। तो एक पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है कि दीनहीन की बस्ती किसे कहा गया है? दीनहीन की बस्ती। तो वो कौन सी सभ्यता है अपनी? वो है अपनी कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है वो तो अपनी कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपने जल निकासी, यानी कि वहां के जो जल को निकासी के लिए कौन सी विधि को उन्होंने अपनाया था? तो उनके पास जो है वो लकड़ी की नालियां थी। नालियां तो बनी हुई थी, काई की बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। पक्की ईंटों के कुएं देखने को मिलते हैं, और बड़े बड़े वहां पर अपन को क्या देखने को मिलते हैं? स्नानागार। ठीक है, तो जल निकासी कैसी है? कि लकड़ी की नालियां थी, पक्की ईंटों के कुएं मिले और स्नानागार मिलते हैं अपन को। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। तो एक तो क्या हो गया अपना? शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपन को कालीबंगा से मिलते हैं। दूसरा भूकंप के साक्ष्य। और प्रूफ कैसे है? कि दीवारों में किसका मिलना? दरारों का मिलना। जुता हुआ खेत और 2 प्रकार की फसलों का अपने समक्ष उल्लेख है, कि चना और सरसों। फिर बात करें भवन निर्माण की, तो ये याद रखना है आपको कि कौन सी ईंटों से हुआ था? कच्ची ईंटों से। तो इसका जो अर्थ है वो अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता ना होकर कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और इसे क्या कहा गया? दीनहीन या गरीब की बस्ती। जल निकासी का ध्यान रखना, आपकी कहीं की नालियां मिली थी? यहाँ पर लकड़ी की नालियां मिलती है, और पक्की ईंटों के क्या बने हुए हैं? कुएं और स्नानागार बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अग्निकुंड। ठीक है, कि 7 आयताकार वेदिकाएं यानी कि अग्निकुंड मिले। कितने मिले? 7 क्या मिले? अग्निकुंड। ठीक है, अभी अपनी धार्मिकता का उल्लेख करते हैं कि अग्निकुंडों का पाया जाना, यानी कि उस समय जमाने के जो लोग थे, ठीक है, वो हवन कुंड का प्रयोग करते थे हवन करने के लिए। तो वहां पर कितनी मिल रहे हैं अपन को? 7 वेदिकाएं या अग्निकुंड मिल रहे हैं आयताकार प्रकार के, जो पशु बलि एवं धार्मिक अनुष्ठान का प्रमाण है। ठीक है, यानी कि वो लोग इन चीजों से परिचित थे।
दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन की अलंकृत ईंटें व स्वास्तिक। ठीक है, अलंकृत ईंटें व स्वास्तिक की फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है और एक काय का चिन्ह मिलता है अपन को वहां स्वास्तिक का। काय का चिन्ह मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह अपन को कहां से मिलता है? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, अब जो अपनी सड़कें हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती है, जिसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सड़कें हैं ये समकोण पर एक दूसरे को काट देने की, जो यहाँ के मोड़ है वो किस प्रकार के है कि समकोण पर है, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति। तो इस प्रकार का वहां पर सिस्टम अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं कि एक तो क्या अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें व स्वास्तिक, सड़कें किस प्रकार की मिलती, और तीसरा है मृण मूर्तियां कि भागते हुए बैल की, भागते हुए बैल की मिट्टी की मूर्ति भी अपन को कहां से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि बैल की मूर्ति भी कहां से मिली है अपन को? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक, फिर अगली बात करें अपन यहाँ के मृदभांड। जो मृदभांड थे वो कौन से कलर के मिलते हैं? लाल व काले मृदभांड, जिन पर सफेद रंग से रेखांकन है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर उसका कलर लाल है या फिर उसका कलर काला है, लेकिन उस पर जो लाइनिंग की हुई है वो कौन से कलर से की हुई थी? तो वो सफेद रंग से की हुई है। ठीक है, तो अग्निकुंड हो गया अपने, अलंकृत ईंटें व स्वास्तिक हो गया, सड़कें हो गई, मृण मूर्तियां हो गई, मृदभांड हो गए, और ये बैल की जो आकृति है इसका आपको ध्यान रखना है कि बैल की जो आकृति है वो कहां से मिलती है अपन को? तो कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी व्यापार। जो अगला है पॉइंट कि मेसोपोटामिया, जो कहां की सभ्यता है? अपने ईरान की। यानी कि भारत के जो संबंध देखने को मिले उस समय कौन से व्यापारिक, वो किसके साथ मिले? कि ईरान की एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया। और वहां की जो मोहर है वो कैसी होती थी? बेलनाकार। अब बेलनाकार मोहरों का कहां पाया जाना? कौन सी सभ्यता में पाया जाना? कालीबंगा सभ्यता में। इस बात का उल्लेख कर रहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसका संबंध, व्यापारिक संबंध किसके साथ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ,